मैं ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार मैसेज कर दो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस कर दो। प्रतीक, आशुतोष, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर बी नॉन जीरो है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, लीनियर। और एक, अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी वेर बी इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये दो टाइप का अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। अगर ये जो बी है, अगर ये जीरो हो गया तो होमोजीनियस, नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर वो नॉन होमोजीनियस है तो दो कंडीशन आते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए पहले अपने को समझना पड़ता है कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये जो ए है इसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। ये सपोज कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। x एक कॉलम वेक्टर है जिसका ऑर्डर होता है n क्रॉस 1, और m ये भी एक कॉलम वेक्टर है जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1। ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, m क्रॉस 1। अगर इक्वल ऑर्डर के कब होंगे, जब मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब मैट्रिक्स का रैंक उसके एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। अब एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि ए में एक कॉलम और ऐड कर दो, और वो कॉलम क्या रहेगा, हमारे पास एक्स रहेगा। तो अगर ए और बी को ऐड कर देंगे तो ए बी को अगर मैट्रिक्स में ऐड करने पे, जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरा, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते बी, तो अगर इस एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन। अब आता है कि सॉल्यूशन में भी कितने सॉल्यूशन, तो इसमें भी दो केस आते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये हो गया, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। अगर बी नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, बी जीरो है तो होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में या तो वो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब इसके पास सॉल्यूशन नहीं। अब कंसिस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक अगर इसके एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स रैंक के इक्वल होगा। और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैट्रिक्स में एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं बी, अगर उसका रैंक ए का रैंक सेम हो गया तो हम लोग कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी कब होगा, ये डिसाइड करते हैं मैट्रिक्स के रैंक पे। अगर सपोज ए और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर ये लेस देन n आ गया तो हम लोग बोलते हैं इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल और n के इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब अपने पास तीन केस आ गए। पहले तो ये चेक करो कि ए और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम या इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अगर अनइक्वल आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। अगर सेम आ गया तो फिर दो केस है, क्या वो उसके कॉलम वेक्टर के इक्वल है या
लेस देन है, अगर लेस देन आया तो बोलेंगे इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, अगर n के इक्वल हो गया तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो ये अपने पास इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ केसेस बनाते हैं कि अगर किसी के पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो क्या m, ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो m और n पे क्या कंडीशन होगा, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तब m और n पे क्या कंडीशन होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो m और n पे क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चला था कि इनफाइनाइटली मेनी पे कोई केस नहीं होता, मतलब वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। नो सॉल्यूशन के केस में भी इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। कैसे बनाते हैं वो सब हम लोग देख चुके थे कि किसी भी रो को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना है, तो अगर ए को लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे और जो बी वाला है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं रखेंगे तो नो सॉल्यूशन आता है, अगर उसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में रखे तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ए के ही रो को लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं रख रहे हैं तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास केस बनता है, क्यों? यूनिक सॉल्यूशन से पहली चीज तो ये पता चलती है कि मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल। और रैंक में हम लोग एक और चीज डिस्कस किए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक लेस देन होता है मिनिमम ऑफ m और n से। अब अगर ये n m से ग्रेटर हो गया, अगर सपोज ये n m से ग्रेटर हो गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो m और n के मिनिमम से लेस देन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, m की वैल्यू जो n है ये हमेशा लेस देन m होना चाहिए, तब जाके ये मैट्रिक्स का रैंक n हो सकता है। तो देयरफॉर एक केस यहां से निकल के आता है कि यूनिक सॉल्यूशन में जो n है वो लेस देन m आना चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो लेस देन नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन में ये कह सकते हैं। अगर सिर्फ अपने को ये कहे कि ये एक सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है, अपने को क्या बताना है कि ये, मान लो एक और कंडीशन दे दिया कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला चीज तो ये a का रैंक n के इक्वल आएगा, और सेकेंड कि n लेस देन m, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। बाकी इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में, नो सॉल्यूशन के केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। पहला पॉइंट हम लोग ने ये सीखा था। इसके बाद हम लोग अगर सपोज मान लो ax इज इक्वल टू b, अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर जब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ax इज इक्वल टू b, b इज नॉन जीरो, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो b है, b को मैं क्या लिख सकता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, मतलब a के कॉलम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं विथ स्केलर, जिसके स्केलर कहां से आते हैं, स्केलर फ्रॉम दी, या फिर स्केलर आर कंपोनेंट ऑफ x। ये हम लोग ने देखा था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, नॉन होमोजेनियस, का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे b लिखा है इसको a के कॉलम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आते हैं, x से आते हैं। तो वो हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो नो सॉल्यूशन। अब इसी का यूज करके जब मैं ये बोलता हूं कि ax इज इक्वल टू b, अगर हर b के लिए, और एवरी b के लिए अगर ये कंसिस्टेंट है, मतलब मैं b को कोई भी चेंज कर दूं ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो ये कब हो सकता है, मतलब अब जो ये b है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम कर देता हूं, हर रो में अगर एक पिवट आ गया, पिवट आ गया मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं ये m क्या है, नंबर ऑफ रो, उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होना चाहिए। रैंक कैसे निकालते हैं, जितने रो में पिवट होंगे वही मैट्रिक्स का रैंक होता है। अगर ये जितने नंबर ऑफ रोज है अगर उतने ही पिवट बन जाए
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हर एक बी के लिए ये कंसिस्टेंट होता है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होता है हर एक बी के लिए जब रैंक ऑफ ए एम के इक्वल हो जाए, या फिर इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि हर एक रो में क्या होना चाहिए, पिवोट होना चाहिए। क्योंकि अब अगर हर एक रो में पिवोट आ गया ना, जितने रो है, तो यहाँ पे चेंजेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये खुद नॉन जीरो है, पिवोट मतलब जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये जीरो हो या नॉन जीरो हो, ये टोटल के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो टोटल मैट्रिक्स दिया है, इसके रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इससे क्या पता चला अपने को कि अगर हर एक बी के लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब तभी हो सकता है जब हर एक रो में पिवोट होना चाहिए। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि ax इज इक्वल टू बी is consistent for every b belongs to real number if and only if rank of a is equal to m or there is a pivot on a every column। हर एक कॉलम में क्या होना चाहिए, पिवोट होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। तो पहला क्या था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में बी जीरो होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस के केस में बी नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस में इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड क्या है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैट्रिक्स का रैंक और एग्रीगेटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो कंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट आ गया फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें n के इक्वल आ गया तो यूनिक, अगर लेस देन आ गया तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अगर मान लो यूनिक दिया है तो क्या कुछ हम लोग रैंक में और n और m के बारे में बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो n है वो लेस देन m होगा, मतलब नंबर ऑफ, ये n और m से याद नहीं रखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन। बाकी इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, तीनों ही केस में इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि जब मैं ax इज इक्वल टू बी लिख रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि b को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ a के कॉलम वेक्टर के साथ, जिसके कोएफिशिएंट जो होते हैं वो कोएफिशिएंट या फिर जो स्केलर आते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, x के कॉलम वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो अपने को फाइंड आउट करना रहता है सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि अगर ax इज इक्वल टू बी, हर एक b के लिए अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो ये तभी हो सकता है जब उसके हर एक रो में क्या होना चाहिए, पिवोट होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं मैट्रिक्स का रैंक m के इक्वल आना चाहिए। अब अगर मैं इसमें ये कहूं, फिर से वही तीन केस डाल दो इसमें, यूनिक, एक यूनिक डाल देता हूं, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, और एक यूनिक, इनफाइनिटली और नो सॉल्यूशन। अब अगर हर एक बी के लिए है तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि मैट्रिक्स का रैंक m के लेस देन होना चाहिए। तो ये दोनों केस में तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि a का रैंक किसके इक्वल है, m के इक्वल है। बट यहां से क्या पता चलता है, पहली चीज तो ये a मैट्रिक्स की रैंक n के इक्वल है, ये अपने को बताता है यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है कि इसका रैंक किसके इक्वल आना चाहिए, m के इक्वल। और अपने को क्या पता चलता है कि n लेस देन m। अब ये दोनों सेम है तो इससे पता चलता है n इज इक्वल टू m, मतलब मैट्रिक्स कैसा है मेरा, स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का रैंक सेम होता है। इससे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि a का रैंक किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। तो अगर हर एक b के लिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसका रैंक n के इक्वल आएगा और मैट्रिक्स कैसा रहेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब n और m दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इतना इंफॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए किसके बारे में, नॉन होमोजीनियस के बारे में। अब नेक्स्ट आता है होमोजीनियस। अगर मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, अब इसके बाद डायरेक्टली दिख रहा है कि एक सॉल्यूशन तो इसके पास हमेशा होगा, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं।
जीरो सॉल्यूशन मतलब सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो, या इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो एक कंफर्म है, बट ये जीरो कब होगा? जब a इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो x इज इक्वल टू जीरो। तो इससे ये पता चल गया कि कोई भी होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो पहली चीज तो यहां से अपने को यही पता चलती है कि कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो हमेशा वो कंसिस्टेंट होता है। अब किसके बारे में बात करना है? अब बात करना है अपने को या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसमें एग्रीमेंटेड का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि b अगर जीरो है तो किसी मैट्रिक्स में एक जीरो कॉलम में ऐड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो सिर्फ किससे फोकस करना है? यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे। अब अगर मेरा मैट्रिक्स का रैंक लेस देन n आ गया, इसमें एग्रीमेंटेड का कोई रोल नहीं है। अगर लेस देन n आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, अरे इक्वल n आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर a का रैंक लेस देन n आ गया तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इससे ये पता चल गया कि किसी होमोजेनियस के पास या तो वो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये दो चीज अपने को इससे पता चलती है। अब कुछ पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है। जैसे मान लो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू जीरो। x अगर इसका सॉल्यूशन है, y अगर इसका सॉल्यूशन है, तो मैं x प्लस वाई को चेक कर सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये ax प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई इज अगेन अ सॉल्यूशन। सम ऑफ, मतलब अगर मैं दो सॉल्यूशन ले लूं तो उनका सम इज अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। अल्फा एक्स ए इज इक्वल टू अल्फा ए एक्स, अल्फा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब स्केलर भी इसका, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्यूशन आ रहा है। सम ऑफ टू सॉल्यूशन इज अगेन अ सॉल्यूशन। कब? जब ये होमोजेनियस होगा। नॉन होमोजेनियस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इससे अपने को ये पता चला कि अगर मैं एक सब स्पेस बनाऊं, ठीक है, जिसमें वो सारे एक्स रखूं सच दैट वो किसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, वेयर ए एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, सपोज m क्रॉस n ऑर्डर का, और x बिलोंग कर रहा है r⁴n को। तो ये एक क्या फॉर्म करता है? एक सब स्पेस फॉर्म करता है। किसका? r⁴n का। तो W इज अ सब स्पेस ऑफ r⁴n। अगर ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसके डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर हमको डायमेंशन के बारे में बात करना है तो पहले तो वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस है तभी उसके डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखूं, तो ये कह रहा है x टी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कोई एलिमेंट को मैं डोमेन में से ले रहा हूं, कुछ इस तरीके से डोमेन से ले रहा हूं, और उसका इमेज कहां जा रहा है? जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x है, मुझे वही वेक्टर लेना है r⁴m का जिसकी इमेज जीरो पे जा रही है। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है w, तो ये कुछ और नहीं है बल्कि नलिटी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, या फिर नलिटी है a का। तो अगर मुझे इसके सॉल्यूशन स्पेस का, ये तो पता चल गया एक वेक्टर स्पेस है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन का कलेक्शन होगा वो एक सब स्पेस फॉर्म करेगा। अगर वो सब स्पेस फॉर्म करेगा तो उसका डायमेंशन भी होगा, और उसके डायमेंशन को बोलते हैं नलिटी। और ये फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? बाय रैंक नलिटी थ्योरम, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए। मतलब n में से अगर मैट्रिक्स के रैंक को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है नलिटी ऑफ ए। इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें एक ही है। अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन स्पेस ले लूं मैं, ठीक है,
मैं नल स्पेस की बात करूं, मैं कर्नल स्पेस की बात करूं, तो ये सारी चीजें एक ही है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन निकालो, नल स्पेस का डायमेंशन यानी कि नलिटी ऑफ ए निकालो, या फिर कर्नल स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, या फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करूं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं वो भी क्या होता है, ए माइनस लैम्बडा आई, इसके नलिटी का डायमेंशन निकालो। तो ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है। और सबका फॉर्मूला क्या है, अगर इसका डायमेंशन निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक निकालो और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उससे माइनस कर दो, तो वही सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन होगा। वही नलिटी स्पेस, नल स्पेस यानी कि नलिटी या कर्नल स्पेस, या उसी को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का कलेक्शन लेंगे, ये सब स्पेस फॉर्म करता है। और किसका फॉर्म करता है, R/n का, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों केस आ गए, ax = b नॉन होमोजेनियस और ax = 0 होमोजेनियस। ये दोनों केसेस हो गए अपने पास। इसके पास 3 सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइटली, नो सॉल्यूशन। इसके पास सिर्फ 2 केस, या तो यूनिक या तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा, जब रैंक ए एन के इक्वल होगा, और इनफाइनिटी मेनी कब होगा, जब ए का रैंक लेस देन एन आएगा। इसके केस में एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रोल होता है। अगर ए और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है तो कंसिस्टेंट, सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अगर एन के इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम तो यूनिक, अगर इक्वल नहीं है तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन। यूनिक के लिए कंडीशन आया था, अगर यूनिक है तो मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल होगा, n की वैल्यू लेस देन m होगी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन। उसके बाद देखे थे कि b अगर ये कंसिस्टेंट है, मतलब b को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए उस स्केलर फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ x। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अगर इसके पास हर एक b के लिए सॉल्यूशन है, ये कब होगा, जब ए मैट्रिक्स का रैंक m के इक्वल आएगा। अगर मैं यूनिक ऐड कर दूं तो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है इसके केस में। और हाँ, अगर मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यूनिक कब होगा, जिसका रैंक n के इक्वल आएगा। अगर रैंक n के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जस्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट जीरो तो या तो यूनिक, या तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन। इसके केस में ही वही होगा, अगर n से लेस देन तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, n के इक्वल रैंक तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसमें, x = 0, और इसी को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसी को बोलते हैं x इज नॉन जीरो, या फिर नॉन ट्रिवियल, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें एक। अब नेक्स्ट आता है इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना। मतलब क्या होगा, एक तरफ अपने पास दिया होगा नॉन होमोजीनियस, तो बताना पड़ेगा जीरो के बारे में। अगर सपोज अपने को होमोजीनियस दिया है x = 0, तो अपने को बताना पड़ेगा ax = b, यानी कि नॉन होमोजीनियस के बारे में। पहले यहां से यहां जाते, फिर यहां से यहां जाते। अगर सपोज मेरे पास ये गिवन है ax = b नॉन होमोजीनियस, या फिर b को नॉन जीरो ले, और किसके बारे में बताना है, ax = b। इसके पास कितने केस हो सकते हैं, 3 केस, या तो यूनिक, या तो इनफाइनाइटली मेनी, या तो नो सॉल्यूशन। जब मैं बात करता हूं यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी
अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रैंक है वो n के इक्वल आ जाएगी। अगर किसी a का रैंक n के इक्वल है तो ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन तो पहले ही हट गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो पहला ज्ञान तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो होमोजीनियस के पास भी यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनेटली मेनी के केस में क्या होता है, ए का रैंक लेस देन एन होता है। अगर ये लेस देन एन है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो इसके पास क्या आएगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कभी कोई नॉन होमोजीनियस देखे, ये कहे यूनिक है और होमोजीनियस के बारे में पूछे तो हम लोग बोलेंगे यूनिक। ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर इनफाइनेटली दे के पूछे इसके बारे में तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब आता है नॉन नो सॉल्यूशन। इसमें ये इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। अगर इक्वल आ गया तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन आ गया तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तब हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अगर नॉन होमोजेनियस के पास नो सॉल्यूशन है तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम लोग ये भी नहीं बता सकते कि यूनिक होगा या इनफाइनेटली मेनी होगा। ये पॉइंट क्लियर है। मतलब अगर नॉन होमोजीनियस देके होमोजीनियस के बारे में पूछे तो यूनिक यूनिक, इनफाइनेटली इनफाइनेटली, लेकिन नो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनेटली मेनी भी हो सकता है। अब रिवर्स जाते हैं, अगर ये बोल दे कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस देके नॉन होमोजीनियस के बारे में पूछेगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ दो केस बनते हैं, जीरो आ गया मतलब या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन। अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के लिए रैंक n होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेस देन भी हो सकता है, n भी हो सकता है। नो सॉल्यूशन पे कोई कंडीशन नहीं आपको। हेलो, नो सॉल्यूशन पे कोई कंडीशन नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन पे ये कंडीशन है कि ए रैंक n के इक्वल आना चाहिए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन पे लेस देन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन पे n इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं होता n पे कंडीशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन में सिर्फ ये कंडीशन रहता है कि ए और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं आना चाहिए, बस इक्वल नहीं आना चाहिए, बस इतना कंडीशन होता है। हो सकता है ना कि मैं ऐसा ले लूं कि ए का रैंक तो 2 है और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाए, ऐसा ले सकते हैं ना हम लोग। कुछ इस टाइप से बना सकते हैं हम लोग कि 2 3 4 6 0 0 3 1 2, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक 2 है, तो नो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 2 है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, उसका रैंक भी 2 है, बट एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, इसके लिए नो सॉल्यूशन। तो n की इक्वल हो सकता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास। क्लियर है, तो नो सॉल्यूशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब इसमें तो दो ही केस आते हैं, या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि लेस देन n। अगर रैंक लेस देन n है तो इतना तो क्लियर हो गया अपने को कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, तो ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा, इसका रैंक हो सकता है एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स रैंक के इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन पे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ए का रैंक n के इक्वल होगा, तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, ये कब होगा, जब ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स के। लेकिन अगर एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, जो हम ये केस देखे थे, तो उस केस में क्या आएगा, ये नो सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस देके अगर नॉन होमोजीनियस के बारे में पूछ रहा है तो इनफाइनेटली देगा
तो यूनिक को छोड़ के इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन, अगर यूनिक बोल रहा है तो इनफाइनाइटली को छोड़ के यूनिक या नो सॉल्यूशन। तो ये रिलेशन है बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लियर है? तो ये पूरा थ्योरी पार्ट था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। ये इतना क्लियर है? अब कुछ पॉइंट और समझ लो। एक चीज अपने को ये क्लियर हो गया कि होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या फॉर्म करता है? वेक्टर स्पेस। लेकिन जब हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। बट हाँ, कोई भी मेरे पास वेक्टर हो उसका यूज करके हम लोग सब स्पेस जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक सब स्पेस जनरेट कर रहा हूँ, W सपोज एक सब स्पेस है जनरेटेड बाय सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर होगा ना वो n माइनस आर प्लस वन आता है। वहां पे n माइनस आर था, n में से यार इसमें ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन, वो एक्स्ट्रा कंडीशन इसलिए देते हैं क्योंकि नॉन होमोजीनियस के पास ना जीरो वेक्टर नहीं होता, तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेके उसमें जीरो वेक्टर को भी ऐड कर, तो ये इतना आना चाहिए n माइनस आर प्लस वन। तो ये याद रखना है, अगर कोई स्पेस जनरेट हो रहा है किससे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ, तो हम लोग बोलते हैं वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा और उसका डायमेंशन कितना होगा? n माइनस आर प्लस वन। वो खुद नहीं होगा बट वो किसी सब स्पेस को जनरेट कर सकता है, और वो जो जनरेटेड सब स्पेस रहेगा उसका डायमेंशन होगा n माइनस आर, उसमें एक ऐड कर देते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स, r रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस वन। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर सपोज x एंड y, अगर ये दो सॉल्यूशन है किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा, किस केस में होगा? ax प्लस बी वाई, ये भी सॉल्यूशन हो जाता है कब? जब a प्लस बी इज इक्वल टू वन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अगर x और y का मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लूं तो वो हमेशा फिर से सॉल्यूशन होगा, बट इन जनरल नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया था सब स्पेस में कि अगर ax इज इक्वल टू बी वन, ए बी और ए वाई, अगर ये दो सॉल्यूशन है x और y, अगर ये दोनों सॉल्यूशन है किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के, तो अपने को ये पूछा था कि उसमें जो उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, इस ए को उठा के ये साइड लेके आएंगे तो बी को सिंपल कभी कभी ऐसे भी लिखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? वन। ये पॉइंट क्लियर है? बट इससे बाहर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता, और ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ थ्योरी याद कर लोगे तो ये आ जाता है, मतलब कुछ पॉइंट याद करके नहीं। तो इसमें ये पहले एक बार समझ में आ गया ना तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट सर याद करके जाओगे तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते। बट एक बार क्लियर हो गया सारे पॉइंट तो फिर अपने को समझ में आ जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार ये समझ में आ गया ना तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन पूछा है कि लेट ए एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 4 ऑर्डर का, ठीक है, विथ रियल एंट्री हाँ, अब उस पे ही आते हैं, मतलब जो अब नए नए हैं ना तो उस पे ही आते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। मतलब दो क्वेश्चन तो आता ही है, अगर पार्ट सी और पार्ट बी का मिलाएंगे ना तो दो क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से रिलेटेड आता है। ठीक है, एक बार ये सब समझ में आ गया ना तो वो सब खाली रिजल्ट बेस्ड रहते हैं, उसमें इतना कुछ रहता नहीं है।
तो ए क्या है, 5x4 ऑर्डर का है, और इसमें क्या कह रहा है, विथ रियल एंट्रीज सच दैट ax is equal to 0 if and only if x is equal to 0। पहली बात तो ये, जब भी ये दे दे इसका मतलब क्या होता है, जब भी ax is equal to 0, इससे अपने को ये पता चलना चाहिए कि इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब x इज इक्वल टू 0 हो। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसका रैंक कितना आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 4 ही आएगा। अब इसमें बोल ही रहा है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 0 सॉल्यूशन, तो इसको हटा दो। इससे क्या पता चला अपने को, तो डायरेक्ट रिजल्ट से ही पता चल गया कि 4 है। अब क्वेश्चन देखो पूछा गया है, इसमें यही पूछ रहा है कि a का रैंक बताओ। जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, पहले तो उससे ये देख लो कि उससे क्या क्या पता चल रहा है अपने को, उससे क्या क्या बता सकते हैं हम लोग। 5x4 ऑर्डर का है, जब होमोजेनियस की बात कर रहा है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो वही कह रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ए का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 दिया है, और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि ए का रैंक बताओ, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है ये। होमोजेनियस के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। यूनिक कब होता है, जब ए का रैंक उसके कॉलम के इक्वल होगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें, कि ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, और इसमें ये भी कह दिया एक इंफॉर्मेशन कि ए का रैंक n के इक्वल है। जैसे ये आ गया, एक चीज माइंड में आ जाना चाहिए, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल आ गया, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। इसमें अपने माइंड से इनफाइनाइट वाला केस हटा दो। अगर एग्यूमेंटेड के इक्वल है तो यूनिक, एग्यूमेंटेड के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ये इसको इंप्लाई करता है। अगर ये निगेशन ऑफ दिस इंप्लाई नॉट यूनिक, ठीक है, तो ये याद रखना है। यूनिक इंप्लाई इसको करता है, ये इसको इंप्लाई नहीं करता। हाँ, बट अगर ये नहीं होगा ना तो यूनिक नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया कि अगर रैंक ए एन के इक्वल है तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा, जब एग्रीमेंटेड के इक्वल होना चाहिए। सिर्फ ये एन के इक्वल होने से यूनिक नहीं होता, वो एग्रीमेंटेड के इक्वल भी होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना है। ये दे दिया। अब क्या कह रहा है, अब उसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें एक तो नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है और एक होमोजीनियस की बात कर रहा है। अगर मैं नॉन होमोजीनियस की बात करूं तो देखो ऐसे एलिमिनेट करते हैं। इसके पास ऑप्शन नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनेटली और एक होता है यूनिक। ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये थोड़ा ध्यान दो, अभी एंड होगा ना तो इंक डाल दो इसमें, ठीक है। तो होमोजीनियस के केस में क्या होगा, या तो इनफाइनेटली मेनी या तो यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दो थोड़ा, अगर ए रैंक एन के इक्वल आ गया तो या तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन का ऑप्शन ही नहीं है, इनफाइनेटली कट कर दो तो मतलब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इससे ये पता चल गया। इसमें ये कह रहा है यूनिक या नो सॉल्यूशन, तो यहां से इनफाइनेटली मेनी हट गया, तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसके पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई।